मित्रों नमस्कार। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए आशा करता हूं कि आप स्थिति को समझ रहे होंगे कि लगातार सब लोगों से संपर्क बनाए रखना और उसमें से हर समय कोई ना कोई कठिनाई उसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि केवल जानकारियां नहीं देनी, बल्कि कुछ बातें आपसे आपके माध्यम से जनता से साझा भी करनी है। परिस्थितियां जैसी हैं, हमको सबको मालूम है कि लगातार निरंतर कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और केवल बढ़ रहा है इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था, और फरवरी आते आते लग रहा था कि ये चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का, यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। अब उसके लिए व्यवस्थाएं जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं, और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता, वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ा सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। कई प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुँचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार
वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है, उनका जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है, उसमें भी। तो दोनों मिला करके लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है, इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है, उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जोड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था प्राइवेट, एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की हमसे अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 ये उन्होंने प्रबंध कर लिया है, और 1-2 दिन के बाद वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे, बाहर से आने विदेश से आते ही वो उसको चालू कर देंगे। तो ऐसे नए बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा, तो वहाँ आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहाँ के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के, या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप को ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएँ ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर नहीं जाएंगी। जहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, हमें कल से पहले 162 मीट्रिक टन इसका कोटा था। हम लगातार केंद्र सरकार को कह रहे थे, तो कल रात्रि को ही 70 मीट्रिक टन कोटा बढ़ा करके और वो 232 मीट्रिक टन मंजूर हो गया है। और ये 70 मीट्रिक टन हमको उड़ीसा की जो ये स्टील जो जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पर ऑक्सीजन वो हमको मिलेगी। एक ट्रेन 5 टैंकर्स उसमें आज हमने यहाँ से रवाना कर दिए हैं, जो 3 दिन में वहाँ से ऑक्सीजन वापस आएगी। सायंकाल तक 2 टैंकर जो योजना है हवाई एयरलिफ्टिंग के माध्यम से 2 टैंकर वहाँ शाम रात्रि तक पहुँच जाएंगे, वापसी पर वो बाई रोड आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे ये ट्रेन की हैं, चाहे वो बाई एयर जाएंगे, तो भी कम से कम 1.5 दिन का समय, 2 दिन का समय उसमें लगेगा। तब तक हमारी जो पिछली सारी कैपेसिटी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं। जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स थे, जो प्रोडक्शन के यूनिट्स थे या फिर रीफिलिंग के भी यूनिट्स थे, जो उस ऑक्सीजन को सिलेंडर्स में भरते हैं, ऐसे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लगभग 5 तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस हमने दे दिया उनको मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, बाकी भी आज शाम तक 5 या 7 और भी हो जाएंगे। तो ऐसे 10-12 सेंटर्स हैं फिलिंग स्टेशन के रूप में, वो जो काम आएंगे। हमें टैंकर्स की आवश्यकता पड़ रही है, तो टैंकर जितने नाइट्रोजन के लगे हुए थे अभी तक इंडस्ट्री में, उनमें से भी हमने कुछ टैंकर्स को और ले लिया है ताकि उसकी सफाई करके ऑक्सीजन के रूप में उसके बदला जा सके। बहुत जगह पर तो आज भी एसेंशियल सर्विसेज के नाते मेडिकल यानी मेडिसिन्स की प्रोडक्शन है,
या और कई प्रकार के डिफेंस के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ तो निर्बाध हमको चलाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ कहीं नॉन एसेंशियल आइटम इंडस्ट्री में ऑक्सीजन की सप्लाई अथवा नाइट्रोजन की सप्लाई अथवा और गैसेज की सप्लाई, उसको लेकर के उसका उपयोग करेंगे। एक सुझाव और आया है कि हम कुछ इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि सिलेंडर की कमी के नाते से हम CNG जो LPG के सिलेंडर्स हैं, इसका भी जुगाड़ कर रहे हैं कि उसके अंदर उसका जो क्या लगाते हैं, वाल्व नोजल जो है, उसको उस ढंग से करें कि ऑक्सीजन की सप्लाई उसके माध्यम से हो सके, क्योंकि उसकी उपलब्धता हमारे पास है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि इन चीज़ों का जहाँ से भी रिसोर्सफुल कोई आइडिया मिलता है उसको हम लागू कर रहे हैं। विदेश से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको कुछ ऑफ़र हुए हैं, कुछ अमेरिका से, कुछ UK से वो आने हैं, लेकिन एयरलिफ्ट होकर के आएंगे, उसमें समय कितना लगता है वो निर्भर करता है। तो ऐसे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ऑक्सीजन का कोटा हो, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, एक एक बात को हम आगे बढ़ा करके और इसको हम पूरा कर रहे हैं। एक विषय मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और वो 2 दिन पहले जब मैं रोहतक गया था, तो रोहतक में जिस प्रकार से मैं बातचीत यहाँ कर रहा हूँ, बहुत खुल कर के बात करने का मेरा स्वभाव है। बहुत लाग लपेट करने का, चीज़ों को छुपाने का या भाषा को तोड़ मरोड़ बोलने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा। बहुत एक जैसे गांव का आदमी बोलता है, इस तरीके से मैं अपनी बात को स्पष्ट कह देता हूँ। उसी संदर्भ में मैंने ये कहा था कि इस समय हमारी चिंता है एक एक व्यक्ति की जान बचाने की, और उसकी जान बचेगी तभी हमको संतोष होगा। हमारे मानो किसी भी हमारी किसी लाचारी के कारण से, हमारी व्यवस्था की कमी के कारण से अगर एक भी व्यक्ति की मृत्यु होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, एक एक करके आगे कर रहे हैं। और मीडिया के मित्रों ने कुछ इस प्रकार के प्रश्न कर दिए कि आंकड़े नहीं मिल रहे, डाटा नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसमें से एक वाक्य मेरे मुंह से ज़रूर निकला, और वो कोई मैंने अपनी ओर से बोला ऐसा नहीं है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो चला गया है अब उसको हम वापस नहीं ला सकते। तो मात्र इतनी बात थी कि हमारे शोर मचाने से कोई वापस आने वाला तो नहीं है। हम तो जो हमारे पास हैं, उपलब्ध हैं, उनका जिनकी बीमारी है उनको दूर करने के लिए एक एक व्यक्ति की हमको चिंता करनी है कि उसकी जान बचे। अभी साधारण सी बात को लेकर के, और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी 1-2 जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता, उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है, और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख, ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको आगे बढ़ने के लिए और सबके सहयोग की आवश्यकता है। आज विषय वाद विवाद का नहीं है, आज संवाद का है कि हम किस प्रकार से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आज हम सब मिल कर के और इस महामारी का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ें। हम अपने मतभेद, राजनीतिक मतभेद होंगे, इलाके के होंगे, कोई भी मतभेद होंगे, तो उनको दूर करके हम एकजुट होकर के, खास करके हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं उनसे भी मेरा निवेदन है। बहुत लोग सहयोग करने की बात कह भी रहे हैं, मुझे लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमारी ओर से बताइए कोई सेवा करनी है। बहुत संस्थाओं के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत जो हमारे कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनकी ऑफ़र आ रही हैं। संस्थाओं में कई लोगों ने कहा कि हमको बताइए 100 बेड का अस्पताल बनाने के लिए हम तैयार हैं, कहाँ बनाएं। हम उनको एक ही बात कहते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई का सुनिश्चित होने दें, फिर हम बेड्स की व्यवस्था जितनी आपकी इच्छा होगी हम बनवा लेंगे। डॉक्टर्स की भी हमको प्रबंध करना पड़ता है, वो भी करेंगे। कहीं फर्स्ट एड टाइप की जो व्यवस्था है इसके लिए भी हम विचार बनाया हमने कि संस्थागत रूप से ऐसी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आम आदमी को भी ज़रूरत पड़ी तो वो भी हम देंगे। आखिर हर परिवार में कोई ना कोई एक व्यक्ति इन चीज़ों की चिंता करने वाला होगा, तो अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, कम से कम जो इस बीमारी के प्रारंभ होने की स्थिति होती है, जो बिल्कुल एक मॉडरेट या जिसको कहते हैं माइल्ड ऐसे जो प्रभाव है, उसको तो हम घर में ही ठीक कर सकते हैं। सीवियर कोई इस प्रकार का पेशेंट कोई होता है, उसको ही आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने की,
और अस्पताल में जिनको जाना है वो स्वयं, चाहे वो पेशेंट है चाहे परिवार के लोग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ जा कर के हम कई बार मन में होता है कि ये दवाई क्यों नहीं मिली, ऑक्सीजन में मैं क्यों नहीं गया। ऑक्सीजन की आवश्यकता तो वहाँ ज़रूर जाएंगे, ज़रूर मिलेगी भी सही, लेकिन ऑक्सीजन को नापने के लिए ऑक्सीमीटर आया तो सब अपना ध्यान रखें कि अगर वो 90 से ऊपर ऑक्सीजन है तो ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके कारण से कोई बहुत खतरा होता है। वो 90 से नीचे गिरती है तब जा करके कठिनाई होती है, उस समय हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाए या अपने ऑक्सीमीटर 10 लीटर के जो ये है हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, तो इस कंसनट्रेटर का भी अब बहुत उपलब्ध होने लग गए हैं, उसको लेकर के घर में भी हम उसका एक ऑक्सीजन के कुछ समय के लिए हम रख सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को हम उतना ही उपयोग करें जितनी महत्व डॉक्टर के रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं कहता हूँ, उसके बाद जिसकी आवश्यकता हो उसी का हम उपयोग करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बिना चाहत के भी कोई चीज़ हम ले लें और बदले में एक ऐसा पेशेंट जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में वो हमारे हाथ से निकल जाए। मुझे एक आज ही एक मैसेज, एक ट्वीट मिला है, वो महाराष्ट्र का है कि एक बुज़ुर्ग जो हैं वो बेड पर हैं, उनको हर प्रकार की दवाई की ज़रूरत है, लेकिन उसके वहाँ बेड पर सोते हुए एक महिला आई, अपने पति को, 40 वर्ष का उनका पति, उसकी बीमारी को देख करके उनका कि इसकी जान की पहले ज़रूरत है, और वो स्वयं बेड छोड़ करके चला गया और उसके पति को कि 40 साल की इसकी आयु है, इसको, यानी एक संवेदना है। इस प्रकार की बात को लेकर के चाहे वो हमारे मीडिया के मित्र हों, चाहे हमारे राजनीतिक मित्र हों, चाहे जनता के लोग हों, हमारे कोरोना वॉरियर्स सब लगे ही हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी सब लोग उनकी सपोर्ट के लिए खड़े हों, वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। यानी ये पॉजिटिव शब्द भी ऐसा शब्द हो गया कि जो कई जगह इसका अपमान हो गया है, कई जगह सम्मानित है। ये वातावरण को पॉजिटिव बनाना ये ठीक है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव ना हो ये उतना ही उसका ये भी अर्थ है। तो इसलिए मित्रों, आज के समय में मुझे केवल एक अपील आपके माध्यम से करनी थी कि समाज एकजुट होकर के इस बीमारी को लड़ने के लिए जहां सहयोग की आवश्यकता है वहां सहयोगी बन के खड़ा हो। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। सबसे बड़ी चैलेंज जो इस समय है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद बना हुआ है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की गई है, कर्फ्यू भी इम्पोज किए गए हैं, सेक्शन 144 भी इम्पोज किया गया है। इस चुनौती पर पार पाने के लिए, कंटेन करने के लिए लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आखिर क्या मैकेनिज्म का प्रयोग जो है वो सरकार कर रही है? देखिए, कल ही हमने सब जगह निर्देश दे दिए हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को भी, बाकी जगह भी, कि धारा 144 सब जगह लगा दें और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे न हों। केवल जहाँ कहीं हमने छूट दी है कि फंक्शन में, विवाह शादी में 30 की संख्या हो सकती है, फ्यूनरल में 20 की संख्या हो सकती है, ऐसी परमिशन ले करके, और फ्यूनरल में तो परमिशन की इतनी आवश्यकता नहीं है, संख्या का वही है, लेकिन फंक्शन बाकी कोई करने हैं उसकी परमिशन ज़रूर वहाँ लें। इसके बाद 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो एक जगह। दूसरा, जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, पहले माइक्रो कंटेनमेंट जोन का एक विषय हमने प्रारंभ किया था कि भी कोई एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके आसपास की एक बिल्डिंग ज़्यादा, अगर ऊंची बिल्डिंग है या घर आसपास है तो 3-4 घर, उनका एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, वहाँ की मूवमेंट अगर बंद हो जाती है तो चीज़ें रुकेंगी। लेकिन अनुभव ये आया है कि कुछ एरियाज अब ऐसे हो गए हैं जिसमें हर दूसरे चौथे घर में ही कोई ना कोई पॉजिटिव निकल रहा है। तो उसके बाद हमने उस एरिया को, जहाँ 10% से ज़्यादा जिस आबादी में पॉजिटिव संख्या हो रही है, उसको मैक्रो कंटेनमेंट जोन, बड़ा यानी कंटेनमेंट जोन बनाया है, और वो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। बहुत छोटे छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन को यानी उसको व्यवस्था, उसको संभालना, उसको मेंटेन करना वो भी कठिन है। बड़े जो मैक्रो कंटेनमेंट जोन हैं वहाँ पर हमारी पुलिस भी होती है, हमारे हेल्थ के लोग भी होते हैं, संस्थाएं भी होती हैं, सब उसको देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ उसमें से कंट्रोल हो सकता है। और दुकानों का भी 6 बजे के बाद बिल्कुल हमने बंद कर दी हैं, और नॉन एसेंशियल आइटम्स वो सब बंद हैं, उनके ऑफिसेज बंद कर दिए हैं, घर से काम करने के लिए कह दिया है। इंडस्ट्री के लोग लगातार काम करते रहें, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगाकर, सैनिटाइजेशन, ये जितने विषय हैं वो सब करें। आयुष मंत्रालय के लोगों से बात हुई है कि वो उसी प्रकार से जैसे पहले हमने किया था इम्यूनिटी बूस्टर, ऐसी कुछ दवाएं जैसे पहले चलाई थी उसी प्रकार की घर घर बांटने का काम करें, और हर किसी का एक बिहेवियर, खाने पीने के नाते गर्म पानी पिए, दिन में मानो
ठंडी चीज़ ना खाएं, जिससे ये कोरोना फैलने का, वायरस फैलने का डर ज़्यादा होता है, उस चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक इस समय ये 10 और 11,000 के बीच में, रादर 11,000 और 12,000 के बीच में 2-3 दिन से संख्या यही आ रही है। तो जब 2-3 दिन में एक जगह टिका है, एक बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एक ही सप्ताह में यानी 5,000 से और 10,000 हो गया था, लेकिन अब 10,000, 12,000, 10,000, 12,000 बीच में 3-4 दिन हो गए हैं। कुछ स्टेट्स में डाउनफॉल भी आना शुरू हो गया, जैसे दिल्ली है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है। 4-5 प्रदेशों में ये संख्या डाउन आनी शुरू हुई है। दिल्ली अगर डाउन आनी शुरू हुई तो उसका प्रभाव कुछ ना कुछ गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत शहरों पर पड़ेगा। हमारी जो मेडिकल की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ा सा दबाव इसलिए भी महसूस कर रही हैं कि दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या होने के बाद वहाँ पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, उनका प्रेशर फरीदाबाद पर, गुड़गांव पर, सोनीपत, इवन जीटी रोड अम्बाला तक, यहाँ तक भी लोग पहुँच रहे हैं। तो इसलिए वो भी एक दबाव था। अब पेशेंट होने के बाद किसी को एकदम टाइट प्रूफ करना कि आप यहाँ के लोग यहाँ इलाज के लिए जा नहीं सकते हैं, मैं समझता हूँ ये मानवता के हित में नहीं है। हमारी इच्छा तो है कि भी स्टेट की हमारी जिम्मेवारी है तो स्टेट के लोगों को सर्विस अच्छी मिले, लेकिन बाकी सब लोग आते हैं तो उनका भी इलाज वहाँ होता है। हिमाचल से एक बात कह रहे हैं सर, आज जयराम ठाकुर ने भी यही कहा है कि हरियाणा पर जो दबाव पड़ रहा है, पंजाब पर जो दबाव पड़ रहा है, उसके बाद हिमाचल की तरफ लोग रुख कर रहे हैं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बेहतर है राज्य अपना दायित्व निभाएं, उन्होंने इस तरीके की बात हरियाणा पंजाब के तौर पर। नहीं, मैंने कहा कि ये सबके लिए ठीक है कि अपनी अपनी जगह करें, लेकिन आखिर जब प्रेशर किसी एक प्रदेश का और वहाँ व्यवस्था नहीं है तो लोग कहीं ना कहीं दौड़ेंगे। अब दिल्ली से बहुत बड़ी मात्रा में, आज गुरुग्राम की स्थिति यह है कि एक एक हॉस्पिटल के बाहर कई संख्या में एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, पेशेंट उसमें बैठे हैं। अब वो कई जगह कहते हैं कि इसको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। एडमिशन का भी उनका एक सिस्टम तो है ना कि जितनी व्यवस्था अंदर ऑक्सीजन की उनके पास है उससे ज़्यादा अगर लोड उन्होंने लिया तो स्थिति क्या बनेगी, भयंकर हो जाएगी। इसलिए हर एक की लिमिटेशंस को सबको ध्यान रखना है। हाँ, जो जल्दी ठीक होने वाले या एक नॉर्मल स्थिति में आ गए हैं, जिसको स्टेप डाउन पेशेंट्स कहते हैं, स्टेप डाउन पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके वहाँ से डिस्चार्ज करके उनके घरों में भेजें, या जो हमने कोविड सेंटर्स बनाए हैं उन कोविड सेंटर्स में उनको सामान्य इलाज के लिए वहाँ ले जाएं। केवल ऑक्सीजन पर रखना है तो वहाँ हम कंसंट्रेटर्स के माध्यम से उनको वहाँ रख सकते हैं। सीरियस पेशेंट्स ही हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये चीज़ काबू में आ जाएगी। आपने सरकारी तौर पे तो रेमडेसिविर की उपलब्धता करवा ली अस्पतालों में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है पेशेंट्स को, और बाजार में रेट जो है ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए रेमडेसिविर के। दूसरा एक आजकल इस्तेमाल हो रही है टोक्लीजुमैब करके, वो पहले आर्थराइटिस में इस्तेमाल होती थी, अब कोरोना में भी होती है, और वो सर उसका 1.5-2 लाख रुपये रेट हो गया, 25-30 हज़ार रुपये का वो है। राज्य में स्थिति है, दिल्ली में थी पहले, अब हरियाणा में भी है। इस कालाबाजारी जो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है उसके लिए कोई उपाय, कोई साधन, कोई कदम उठाएं? देखिए, जहाँ तक रेमडेसिविर का है उसमें संख्या में कोई बहुत हमारे पास स्किर्सिटी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सरकारी तौर पर भी हमारे पास 3,000 के लगभग आज भी उपलब्ध हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स, और आगे भी हमने ऑर्डर दे रखा 20,000 इंजेक्शन का बहुत जल्दी हमको मिल जाएंगे। उसमें कठिनाई नहीं आ रही। प्राइवेट में कठिनाई ज़रूर आ रही है क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्राइवेट का अम्बाला से अलग से है। हमने वहाँ भी एक आदमी अपना बैठाया है कि जो हर स्टेट का कोटा प्राइवेट का है वो भी उसी स्टेट में रहे, क्योंकि वो इंटर स्टेट जो व्यापारी लोग हैं वो खरीद करके इधर से उधर करते हैं। उस पर हमने कंट्रोल थोड़ा बनाया है कि प्राइवेट वाली भी उस स्टेट का कोटा कम से कम उसी स्टेट में रहेगा तो कुछ चीज़ें चेक हो जाएंगी, और मैं समझता हूँ उसमें कोई ना कोई लाभ हमको मिलेगा। लेकिन जहाँ तक रेमडेसिविर का विषय है, एक बात मैं सभी परिवार के लोग या जो पेशेंट्स खुद हैं कि कोरोना के डिटेक्ट होने के 6 या 7 दिन तक ही रेमडेसिविर उपयोगी होता है, उसके बाद उसका उपयोग नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया है। कई बार हम जो 15 दिन, 10 दिन, 12 दिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ उसके बाद भी रेमडेसिविर की यानी एक डिमांड करते हैं, उसका लाभ नहीं है। उसके बाद ये जो दूसरा आपने टॉसिली जो बताया है एक इंजेक्शन, हाँ, वो भी बहुत डॉक्टर्स जो हैं उसको ऐसा मान करके कि यही रामबाण दवा है उसी को रिकमेंड करने लग गए हैं। अब उसके लिए कोई ना कोई हमें सिस्टम अपना बनाना पड़ेगा। मैंने आज भी कहा है अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को कि एक बोर्ड बना लें, उस बोर्ड में जो भी कोई रिपोर्ट्स होती हैं पेशेंट की उस बोर्ड के पास पहुँचे, क्योंकि अभी तो व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत पहुंच जाती हैं,
और वो बोर्ड कहे कि हाँ इसको टॉसिली की ज़रूरत है तो उसको टॉसिली उपलब्ध कराई जाए। आज भी हमारे पास 160 टॉसिली ये हमारे पास उपलब्ध हैं। सर उसमें एक और है, डॉक्टर जो हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं, टोकली जुमैक जो है उसका साल्ट भी आ गया डॉक्टर रेड्डी का, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि टोकली ही चाहिए, टोकली जुमैक ही चाहिए। ये बड़े हमारे पंचकुला में भी एक्चुअली ऐसा वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यूज में आता है और विशेषकर उन पेशेंट्स को आते हैं तो तो साल्ट का आ गया सर। लंग्स और हार्ट दोनों नहीं वो ठीक है, लेकिन डॉक्टर के सेम बेसिकली जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है और कोरोना हो गया उसमें यूज होता है। वो बोर्ड को इंस्ट्रक्शन दें सर कि सेम सॉल्ट का अगर कोई इंजेक्शन आ रहा है। जारी हो रही है। आज स्वास्थ्य विभाग इस पर सोच रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि हमने भी कहा है कि इसका कोई ना कोई एक सिस्टम बनाए, क्योंकि ओपन फॉर ऑल अगर रहेगा और वहाँ उपलब्धता नहीं होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ टॉसिली जो है सिप्ला के माध्यम से विदेश से आती है, यहाँ तो बनती नहीं है और उनकी लिमिट्स सिप्ला की है अपनी बनी, उनको उपलब्ध नहीं होती है। उपलब्ध होने के बाद तो कठिनाई नहीं, लेकिन अभी जितनी उपलब्ध हो रही है उसका स्टेट वाइज एक कोटा है, तो हमको 160 का कोटा मिला हुआ है और वो सरकारी अस्पताल में तो कम से कम उसका दुरुपयोग जो हम रोक देंगे, लेकिन बाहर भी केवल पैसों के कारण से उसकी बिक्री, क्योंकि पेशेंट की इच्छा होती है कि मुझे कोई भी चीज़ कहीं से भी मिल जाए, पेशेंट को पता नहीं होता कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। मेरी जो डॉक्टर फ्रेटरनरी है उनसे निवेदन है कि जिसकी बहुत आवश्यक है उसी को ला के लगाएं, सबको लगाने की आवश्यकता नहीं। सवाल ये था कि जैसा आपने कहा कि दिल्ली के बहुत ज़्यादा पेशेंट हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं, तो यहाँ क्या बता दें कि कितने दिल्ली से आने वाले हरियाणा में हैं और जो ऑक्सीजन आज 70 मीट्रिक टन बढ़ी है, आपने कुछ कितनी मांग रखी थी और 232 मीट्रिक टन है, क्या ये पर्याप्त है या अभी हमें और जरूरत है? और साथ में जो 15% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जो जिले हैं उनमें क्या लॉकडाउन आप लगाने जा रहे हैं हरियाणा में? मैंने बताया केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से ही हमने नई गाइडलाइंस कल जो जारी की हैं उसमें सख्ती से 144 लगाना और जो टाइमिंग्स बताए हैं उस टाइमिंग के साथ साथ से बाजार बंद करना, नॉन ऑफिशियल काम जितना है उसको, नॉन एसेंशियल उसको सबको बंद करें, ऑफिशियल काम वहाँ भी अटेंडेंस कम से कम करें। एकदम मूवमेंट रोकने के लिए बहुत हमारी योजना इसलिए नहीं है कि हमने रोक करके देख लिया उसका बहुत लाभ नहीं है। और अभी इस बार के कोरोना के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो एरियल एक प्रकार का प्रभाव है, ये जो टच करने वाली जो स्थिति है वो ये कोरोना उस प्रकार से नहीं फैल रहा है, तो इसलिए टच करने वाला जो स्थिति थी बहुत नज़दीक जा करके उसका जो प्रभाव था, इसकी बजाय वो कहीं से भी फैल रहा है, तो इसलिए उसका मूवमेंट का रोकने का कोई लाभ नहीं है। बड़ी बात यह है कि मूवमेंट को ख़त्म करते ही रोकते ही आर्थिक चक्र सारा रुकता है, और अगर एक बार आर्थिक चक्र रुकता है तो उसमें से पिछली बार बहुत मुश्किल से हम बाहर निकले हैं। इस बार आर्थिक चक्र ना रुके, इंडस्ट्री को हम लगातार चलाए रख रहे हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन जो है वो सब लगा के रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही एसेंशियल आइटम्स को छोड़ करके बाकी सब बंद करेंगे। ऑक्सीजन हमारे डिमांड तो 300 मीट्रिक टन की भेजी हुई है, अभी 232 सैंक्शन हो गई है और मुझे लगता है कि 232 से हमारी 3-4 दिन के अंदर सारी सप्लाई सब ठीक होगी, फिर अनुमान लगेगा कि और स्केर्सिटी है या हमारी आवश्यकता भी कम हो सकती है। कुछ हमारी इंडस्ट्री की जो ऑक्सीजन है उसको भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं, कई जगह पर जो इंडस्ट्री में ऑक्सीजन लग रही थी या गैसियस के जो फॉर्म के हॉस्पिटल की सप्लाई है वो हम वहीं से करेंगे, तो इन चीज़ों से थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 232 एक बार आने के बाद फिर अनुमान लगेगा इसके आगे और कितना बढ़ाना है, कितना बढ़ना है। सर वैक्सीनेशन पे क्या स्टेटस है? 1 मई से 18 प्लस वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट को कितना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और कितना पहुंच चुका है स्टेट में? देखिए आज से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया 18 वर्ष से ऊपर का, 28 तारीख है ना, हाँ 28 से और 30 तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। 30 तारीख को हमारा अनुमान ये लग जाएगा कि किस गति से लोग अपने आप आके रजिस्टर करा रहे हैं, खास करके 18 से लेकर 45 तक। हमने प्राइवेट को जितना लेना है वो तो अलग से अपने हिसाब से लेंगे, सरकारी तौर पर 40 लाख और 10 लाख 50 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर हमने दे दिया है। ये लगभग 250 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर है, ये चला गया है और इसकी उपलब्धता हो जाएगी। इसके बाद प्रतिदिन 1 लाख तो हमारा पहले से कैपेसिटी है, रजिस्ट्रेशन कितना होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो हम बढ़ाएंगे। 1 से अगर 1.5 लाख जाना होगा, 2 लाख प्रतिदिन जाना होगा तो हम जाएंगे। लगभग महीने भर का ये जो हमारे पास इंजेक्शन है इसका प्रोग्राम चलेगा और सबको रेगुलरली उनको मैसेज जाएंगे कि किस व्यक्ति को किस हॉस्पिटल में या किस डिस्पेंसरी में किस दिन पहुंचना है। हम कोशिश करेंगे कि जो मेन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ कोविड का प्रेशर ज़्यादा है उसको छोड़कर बाकी जगह, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का काम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
तो सिंपल एक इंजेक्शन लगा करके एक आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना होता है व्यक्ति को। तो जितने हमारे CHCs हैं, PHCs हैं, डिस्पेंसरीज हैं, संस्थाओं के जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके माध्यम से इसको हम अभियान को चलाएंगे। 15 मई को कोरोना देश में पीक पर होगा, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का कैंसर बढ़ रहा है, तो क्या अंदर का हमारा प्रोडक्शन क्लियर करना है और ऐसे में कितने एक्स्ट्रा डिमांड क्योंकि 160 एमसी जो ऑक्सीजन की हमें जरूरत थी, लेकिन हम 232 हो गए, लेकिन अभी जिस तरीके से कैंसर बढ़ता रहा, तो हमारा जो पीक पे आने वाला प्रोडक्शन है, क्या वो बिगड़ नहीं जाएगा? एक बार फिर आना देखिए, मैंने बताया भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैंने बताया ऑक्सीजन की कमी हमारे पास नहीं है, गैसियस फॉर्म तो हमारे पास है ही है, और इसके अलावा भी जो जनरेटर्स शुरू हो गए हैं अब आने के लिए, या कंसनट्रेटर्स आने शुरू हो गए हैं, तो जो थोड़ी डिमांड की जितनी ऑक्सीजन जिनको पेशेंट को ज़रूरत है वहाँ वो पर्याप्त हो जाएगी। सीरियस पेशेंट्स के लिए जो ऑक्सीजन है ये वहाँ काम आएगी। और जैसा दिल्ली में थोड़ा डाउन ट्रेंड हुआ है, हम तो अपेक्षा यही करते हैं कि बहुत जल्दी डाउन ट्रेंड ये हमारा भी शुरू हो जाए, और अगर डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो स्वाभाविक है उतनी ही हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स का आना है वो कम भी होगा, तो हम सुधार की तरफ चले जाएंगे। फिर भी दोनों तरफ की हमारी तैयारी है। अगर स्थितियाँ सुधरती हैं बहुत ही अच्छा, सुधरनी चाहिए, हमारी अपेक्षा है। किसी कारण से नहीं सुधरती हैं, ऐसे कैसी चलती हैं, इससे बढ़ती हैं, तो हम लगातार हर दिन कैसे हमारा गैस की कैसे हमारे पास ज़्यादा ऑक्सीजन आए और उसका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे ठीक हो। मैंने बताया कि जैसे हम उड़ीसा के प्लांटों से लेकर के आ रहे हैं, आज ही उसकी ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन, बाय एयर सब हमने शुरू कर दी है, और आने वाले 2 दिन में 3 दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये MBBS के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आपने कहा भी था कि उनको भी लगाएंगे, और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग वो कब तक जो है ज्वाइन कर लेंगे? वो तो जैसे जैसी आवश्यकता हो रही है वैसा वैसा ले रहे हैं। रोहतक के मेडिकल कॉलेज में जैसे मेरी 2 दिन पहले जब मैं गया था तब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद हमारे कुछ जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम टेंड करके और जो आवश्यक निर्देश हैं दे करके उसको फील्ड में भेज देंगे। ऐसे नर्सिंग स्टाफ भी, वो हमारा कुछ प्राइवेट जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास अभी नर्सेज की कमी है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, इसकी भी उतनी आवश्यकता होती है जितनी डॉक्टर्स की होती है। तो वहाँ भी हमने कुछ रोहतक से भिजवाए हैं, जहाँ जहाँ हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं उन सबको अलर्ट कर रखा है कि जैसे जैसे नए बेड्स की हमारे हॉस्पिटल हैं उन जगह पर जो भी आवश्यकता होगी वहाँ भेजेंगे। सर, ऑक्सीजन को लेकर के आपने सर जो ये ऑक्सीजन के लिए हेल्पलाइन शुरू की है और जो लोगों को मदद के लिए शुरू की है, उसका सिंगल नंबर है सर, तो सुझाव के तौर पर ये है कि फोन नंबर होता है तो उसमें बात होती है, नंबर बिजी रहता है सर। ऐसा कि 1075 का ये नंबर है जो सब प्रकार की सेवाओं के लिए ये दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर वो अलग से दिया है, और ऑक्सीजन में तो केवल जानकारी चाहिए हमको ताकि हम सप्लाई कर सकें। इंडिविजुअल जो अपने अपने सिलेंडर भरवा करके ले जाने लगे हैं वो भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। हर कोई अपने यहाँ सेफ्टी के नाते से भविष्य में सिलेंडर अपना खरीद करके भरवा के घर रख रहा है, उसके कारण से भी कमी है। हम चाहते हैं कि भी वहाँ के लिए जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं उसका उपयोग करें, बजाय सिलेंडर भरवा करके लेकर के जाएं। और उसमें से अपने आप सेपरेटर होता है, वो ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेता है और उसके अंदर काम आ सकता है। सिलेंडर भरवाने के लिए जो लोग हैं वो उसमें प्रेशर न बनाएं, इतना ही मेरा कहना है। प्राइवेट हॉस्पिटल बनाने का भी विचार है क्या ट्रीटमेंट का? हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल की जो ट्रीटमेंट है, क्या उसके लिए कोई टैरिफ बनाने का भी विचार है? नहीं, टैरिफ बढ़ाने का तो कोई विषय नहीं, पहले से जो तय किए हैं वही हमारे हैं। और हम उसके में भी जहाँ कहीं से शिकायतें आ रही हैं कि वो ज़्यादा पैसे न लें, ये हम अपील फिर करेंगे कि कोरोना का समय ऐसा समय नहीं है कि किसी को उसमें रेट बढ़ा करके कुछ लाभ लेने की बात है। आज तो महामारी से लड़ने की बात है, तो ये सबका दायित्व है कि महामारी को से लड़ने के लिए मिलजुल करके महामारी से लड़ें। हमारे टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है कि लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे किट अवेलेबल नहीं है और उन पर टेस्ट नहीं हो पा रहे, इस पर कुछ सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, टेस्टिंग इस समय लगभग 40,000 और 50,000 के बीच में हमारी चल रही है, और इस टेस्टिंग का जितनी आवश्यकता होती है उसका हम बढ़ा लेते हैं। बीच बीच में हमने मेगा डे ये भी बनाए हैं, 1-1 लाख लोगों की टेस्टिंग भी हमने की है। अब चूँकि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों वो चल रही हैं, इधर हॉस्पिटल्स के ऊपर एक प्रेशर जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ हैं उनका बना हुआ है, क्योंकि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन ये उनकी सर्चिंग के लिए है कि कौन आदमी पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जो पेशेंट्स हमारे पास हैं उनका इलाज करने में भी उतनी ताकत लग रही है। इसलिए आज तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो लगातार चलेगा, और ये 40,000 से 50,000 के बीच में जो टेस्टिंग चल रही है इसके माध्यम से भी जो हमारे पास लोग आ रहे हैं उसका हम इलाज करा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर और भी देखेंगे। मेरा आपसे निवेदन अंत में यही है कि
कुल मिलाकर समाज में वातावरण को ठीक करने के लिए दोनों चीज़ें काम आती हैं कि हमारी व्यवस्थाएं वो काम आएंगी और हमारी बातचीत, हमारा जो उत्साह, हमारा जो लोगों को संदेश ये हम कैसा देते हैं वो भी उतना ही काम करता है। जैसे कहावत है ना कि रोते हुए जाएंगे मरते ही खाएंगे, और अगर हंसते जाएंगे तो व्यक्ति ठीक है, जिंदा है, उसको भी ज़रा उत्साह दे करके आएंगे। तो इसलिए जहां हम सबको कहते हैं वहाँ आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि हम कहीं भी निराशा का वातावरण न बनने दें। संकट आते हैं, ये कभी भी आपत्ति आती है, लेकिन ये आपत्ति ऐसी है कि मैनमेड नहीं है, ये आपत्ति प्राकृतिक आई है। इसको सब मिलकर के लड़ें और एक निराशा के बजाय इस वातावरण में भी आशा ढूंढने की कोशिश करें। हमारे जितने लोग रोज़ाना पॉजिटिव आते हैं उसके मुकाबले में 70% 75% ठीक भी रोज़ हो रहे हैं, तो एक 25-30% बढ़ रहे हैं, उसका हम इलाज कर रहे हैं। ये लगातार ठीक होने वालों की संख्या हमारे नए आने वालों की संख्या से जब ठीक होने वाले ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। तो जो अच्छी बातें हैं उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।